चलो चैप्टर 7 जो है इसमें 2 यूनिट्स हैं बेसिकली। पहला यूनिट तो है नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ का, ठीक है। तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ तो वो हो गई जिनका काम है सिर्फ ट्रेडिंग का, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ वो हो गई जिनका आपको मतलब रॉ मटेरियल भी मिलेगा, वर्क इन प्रोग्रेस भी मिलेगा और फिनिश्ड गुड्स भी मिलेगा। तो ये पहचान हो गई। तो हम किसी भी बिज़नेस की इन्वेंट्री को देखेंगे, अगर उसके पास रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स है तो वो मैन्युफैक्चरिंग। अगर उसकी इन्वेंट्री सिर्फ स्टॉक एंड ट्रेड है तो मतलब ट्रेडिंग। तो खैर इसमें हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ की बात करते हैं। तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ 3 चीज़ें बनाती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का बेसिक प्रोफॉर्मा तो आपको पता ही है। डेबिट में आ गया ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट में आ गया सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। तो आंसर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये ध्यान रखना है कि इसमें हम सारे ही जो फैक्ट्री के या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो सब इसमें कंसिडर कर लेते हैं। तो ये हो गए हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इन्हीं चीज़ को अगर जर्नल एंट्री के फॉर्म में हम कन्वर्ट करें तो ओपनिंग स्टॉक की एंट्री हो गई ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। परचेज रिटर्न की पहली एंट्री है परचेज रिटर्न टू परचेज, क्योंकि इसने परचेज को कम करा। और दूसरी एंट्री है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, यानी कि जो परचेज नेट परचेज अब बची वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट हो गई। इसी तरह डायरेक्ट एक्सपेंस की एंट्री ट्रेडिंग टू डायरेक्ट एक्सपेंस। सेल्स रिटर्न की एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। और फिर नेट सेल्स जो बची वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो गई, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। और जो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट बचा उसकी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट और फिर ग्रॉस प्रॉफिट टू P&L, क्योंकि वो P&L में ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर हमने दूसरा कॉन्सेप्ट बनाया था P&L का, जिसमें बेसिकली सिंपल फंडा ये कि ग्रॉस प्रॉफिट है तो वो ट्रांसफ़र होके आ गया, और जितनी भी हमारी इनकम हो, चाहे अदर इनकम हो, एबनॉर्मल गेंस हो, किसी भी तरह की इनकम हो, वो क्रेडिट हो जाएगी। और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे, चाहे कैसे भी एक्सपेंसेस हों, एबनॉर्मल लॉसेज हों, वो सब भी डेबिट हो जाएंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो इनकी भी हम जर्नल एंट्री कर सकते हैं। इनकम जितनी भी हैं उनकी इनकम टू P&L, एक्सपेंसेस जितने भी हैं P&L टू एक्सपेंसेस, और नेट प्रॉफिट की एंट्री P&L टू कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट, जिसमें कॉन्सेप्ट होता है मार्शलिंग, यानी कि हम 2 प्रेफरेंसेस के हिसाब से बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटीज़ को दिखा सकते हैं। अगर हम अपने एसेट्स को इस तरह से शो करें कि जिसमें लिक्विड एसेट सबसे ऊपर हो और सबसे कम लिक्विड नीचे, तो ये हो गया इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। और अगर इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, क्योंकि इसमें लिक्विड एसेट सबसे ऊपर है। और अगर हम इसको बिल्कुल उल्टा कर दें, यानी सबसे ऊपर आ गया गुडविल और फिर लास्ट में आ गया कैश, तो ये हो गया इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। बाकी फिर हमने इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स कवर करे हैं, वो पता होने चाहिए। रिजर्व और प्रोविज़न में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो रिजर्व जो है वो एप्रोप्रिएशन होता है, प्रोविज़न जो है वो एक लायबिलिटी है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। बाकी रिजर्व फंड जो होता है उसका मतलब है जैसे कि जब आप कोई रिज़र्व क्रिएट कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट में आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट भी है। तो जैसे आपने सुना होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके अगेंस्ट में एक रिज़र्व क्रिएट करते हैं, तो वर्ड लगा देते हैं रिज़र्व फंड। बाकी P&L अकाउंट में हमें पता है नेट प्रॉफिट आता है, वो सिंपल है। नेट प्रॉफिट आने के बाद जो हम चीज़ें अप्रोप्रिएट करते हैं वो सब चीज़ें जनरली रिज़र्व में आती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमने समझा था। तो इसका हमने एक छोटा सा ऐसी एग्जांपल भी करके देख लिया था कि क्या चीज़ें रिज़र्व हैं और क्या चीज़ें प्रोविज़न। तो इस पर एक छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन बड़े कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो क्वेश्चन हमसे कहता है कि फाइनल अकाउंट्स बनाओ। तो इसमें आपको रूल्स बताए थे वेरी वेरी सिंपल, कि जितने भी आइटम्स ट्रायल बैलेंस के अंदर हैं वो एक ही जगह जाएंगे। डेबिट साइड वाला डेबिट आइटम डेबिट साइड, क्रेडिट आइटम क्रेडिट साइड। और जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं उनके 2 इफेक्ट होते हैं, एक ट्रायल बैलेंस, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट। तो इसका एक डेमो करके भी दिखाया था मैंने आपको, तो वो तो खैर अब आप सीधा क्वेश्चन में ही देख लोगे। लेकिन एडजस्टमेंट्स हमारी देखो कितने टाइप की हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक देखो 2 जगह जाता है, बस ये याद रखना है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड। बाकी येलो कलर करने का मतलब ये था कि अगर ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो खाली एक ही जगह एसेट में जाएगा।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में ऐड कर देंगे और ट्रेड बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट में से माइनस कर देंगे और एसेट साइड बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इनकम पीएनएल में ऐड हो जाएगी रिस्पेक्टिव इनकम में और बैलेंस शीट में एसेट साइड। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमारी लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में आ जाएगी और इनकम में से माइनस कर देंगे। डेप्रीसिएशन पीएनएल में डेबिट साइड और एसेट में से माइनस कर देंगे, सिंपल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल में डेबिट साइड और कैपिटल में ऐड कर देंगे, सिंपल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएनएल में क्रेडिट साइड और कैपिटल में माइनस कर देंगे। उसके बाद गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिए तो परचेज में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, क्योंकि ड्राइंग है। गुड्स फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो पीएनएल में डेबिट और परचेज में से माइनस। गुड्स फायर से लॉस्ट हो गए और 70% मान लो क्लेम मिल गया तो जितने गुड्स लॉस्ट हुए फायर से 10,000 वो परचेज में से माइनस कर दोगे और जितना आपको क्लेम मिल गया उस क्लेम को डिडक्ट करके जो बच गया यानी 3,000 रुपये वो पीएनएल में डेबिट कर दोगे और जो क्लेम का अमाउंट है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाएगा। बाकी सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, बड़े ध्यान से सुनना कि कुछ गुड्स कभी कभी हमारे कस्टमर को हमने भेजे होते हैं, 100 रुपये की कॉस्ट थी, बेचे थे 120 में और वो अभी भी उसके पास अप्रूवल पेंडिंग पड़ा होता है। तो इसमें 4 इफेक्ट्स होते हैं, ये ध्यान रखना। हमें अपनी सेल को भी 120 से कम करना है और डेटर को भी 120 से कम करना है और साथ ही साथ हमें अपने एसेट में स्टॉक विद कस्टमर 100 रुपये से शो करना है और ट्रेडिंग अकाउंट में भी क्रेडिट साइड पर 100 रुपये लिखना है। तो इसमें 4 इफेक्ट्स होते हैं। बाकी बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का एक लिंक है, वो याद रखना है कि हम अपने सबसे पहले डेटर्स में से बैड डेट्स माइनस करते हैं, फिर जो वैल्यू बचती है उस पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करते हैं, फिर जो वैल्यू बचती है उन्हें हम गुड डेटर्स कहते हैं और उस वैल्यू पर ही हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। तो इस फ्लो चार्ट से ही आगे याद रखना है। बाकी इसके अलावा हम ने छोटे छोटे एग्जांपल्स करे थे कि अगर आपको फॉर्मूले की मदद से सीधा सॉल्व करना हो तो एक बेसिक फार्मूला याद रखना कि अगर मान लो आपको बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं तो उसको बोल देंगे ओल्ड बैड डेट्स, नीचे दे रखे हैं तो न्यू बैड डेट्स, प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो ओपनिंग प्रोविजन, नीचे दे रखा है तो क्लोजिंग प्रोविजन। फॉर्मूला याद रखना है ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजन, तो आंसर आ जाएगा पीएनएल का। बस तो इसके हमने कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स और अकाउंट बनाकर देख लिए थे, वो आप देख भी सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, फिर थे कुछ स्पेशल पॉइंट्स जैसे मैनेजर कमीशन, वो हमें लास्ट में निकालना पड़ता है और वो भी नेट प्रॉफिट होगा तो, लॉस में नहीं देंगे। बिफोर चार्जिंग लिखा है तो रेट अपॉन 100, आफ्टर चार्जिंग लिखा है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट, और 2 जगह इसको लिखना है, पीएनएल में डेबिट साइड और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। तो ये भी हमने समझ लिया था छोटे से एग्जाम्पल से। बाकी कंज्यूमेबल्स या कंज्यूम पार्ट ऑफ स्टॉक कई बार ये निकालना पड़ जाता है और ये तो एनपीओ में भी निकालना पड़ जाता है। तो इसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस जो भी आपने एक्सपेंसेस करे माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये इस एग्जांपल में कर लिया था। बाकी क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में एसेट साइड पर भी शो कर दें। उसके बाद ओपनिंग एंट्री तो बहुत सिंपल है, वो तो याद ही रख लोगे, उसमें सारे एसेट्स को डेबिट करना है और सारी लाइबिलिटी को और कैपिटल को क्रेडिट करना है। तो ये हो गई थी ओपनिंग एंट्री। तो बहुत ही रेयर है कि वो आपसे पूछ ले। बाकी इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये पॉइंट कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, तो ये ध्यान रखना है कि ये हमारे ड्राइंग्स हैं, है ना। तो ये ड्राइंग्स कंसिडर करेंगे तो इसको भी अपना कैपिटल में से माइनस कर देना। बाकी क्रेडिटर और डेटर्स की कुछ कहानियाँ आपको याद रखनी है कि जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो क्रेडिटर का अकाउंट होगा, क्रेडिट सेल करते हैं तो डेटर का अकाउंट होगा, रिटर्न कर दिया परचेज रिटर्न तो क्रेडिटर कम हो जाएगा, सेल रिटर्न कर दिया तो डेटर कम हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अगर हमें मिला तो क्रेडिटर कम हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड हमने अगर दिया तो डेटर कम हो जाएगा, कैश अगर हमें मिला, कैश हमने अगर दिया क्रेडिटर को तो कैश कम हो जाएगा, क्रेडिटर कम हो जाएगा, कैश अगर कलेक्ट कर लिया डेटर से तो डेटर कम हो जाएगा। तो इसके आपको अकाउंट बनवाए थे, वो कई बार मतलब काम आ जाते हैं। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट और रोचक इसमें स्पेशल पॉइंट था जीएसटी का लेकर। जीएसटी 2 तरह का होता है। अगर आप सेम स्टेट में सामान बेच रहे हो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा आधा आधा, अलग अलग स्टेट्स में सामान बेच रहे हो तो आईजीएसटी लगेगा पूरा, जो भी है 18% मान लो। अब ये तो हो गया जीएसटी।
बाकी खरीदते समय जो व्यक्ति परचेज करता है वो जीएसटी क्योंकि पे कर रहा है तो वो इनपुट जीएसटी डेबिट करेगा, वो उसके लिए एसेट है। लेकिन अगर सामान बेचा जा रहा है तो वो जीएसटी कलेक्ट कर रहा है तो आउटपुट जीएसटी लिखेगा, वो उसके लिए लायबिलिटी है। बाकी मज़ेदार बात, हो सकता है आपको ट्रायल बैलेंस में इनपुट और आउटपुट दोनों जीएसटी नज़र आ जाएं। तो इनपुट वाले एसेट्स हैं, आउटपुट वाले लायबिलिटी हैं। तो बच्चा इनपुट को एसेट में लिख लेता है, आउटपुट को लायबिलिटी में लिख लेता है। इनपुट मतलब सरकार से लेना है, आउटपुट मतलब सरकार को देना है। तो ये भी गलत नहीं है, लेकिन आधा एक नंबर कट सकता है। रीज़न बीइंग कि हम इनको एक साथ नहीं दिखाते, तो हम क्या करते हैं, सेट ऑफ करते हैं। सेट ऑफ के कुछ रूल्स हैं, वो रटे जाएं तो रट लेना, ना रटे जाएं तो मत रटना, चिंता मत करना, एक नंबर का है। लेकिन रूल्स कुछ ऐसे होते हैं कि भाई पहले इनपुट आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी से एडजस्ट होगा, फिर आउटपुट सीजीएसटी से एडजस्ट होगा, फिर आउटपुट एसजीएसटी से एडजस्ट होगा। इसी ऑर्डर में रैंक है 1 2 3। और फिर उसके बाद इनपुट सीजीएसटी से आउटपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी से आउटपुट एसजीएसटी को एडजस्ट करना है। ये तो है अगर इनपुट आईजीएसटी ज़्यादा था आउटपुट आईजीएसटी से, और अगर वो कम था तो इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी से, फिर इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी से, फिर इनपुट एसजीएसटी को इनपुट एसजीएसटी से, फिर रैंक 4 पर इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी से और इनपुट एसजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी से करना पड़ेगा। तो ये मतलब इसी ऑर्डर में रूल चलते हैं। इसके हमने क्वेश्चन और एग्जाम्पल भी वैसे करके देख लिए थे। तो क्लियर हो गया इसका कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 जो है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ का, उसका कॉन्सेप्ट छोटा है। उसमें तो पहले तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हम समझ ही गए थे कि क्या होती हैं, कि इनकी इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल भी होगा, वर्क इन प्रोग्रेस भी होगा, फिनिश्ड गुड्स भी होगा। तो ये लोग पहले एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, तो वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन इसको इनका पहला कॉन्सेप्ट आपको बताया था मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हम 4 चीज़ें ऐड करते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस प्लस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या एक्सपेंसेस और प्लस इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब ये क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तो ये तो आपका आ जाएगा पहला खर्चा। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस तो आपको गिवन होगी, तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं। बाकी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या कॉस्ट का मतलब होता है कि इसमें हर तरह के आपके डायरेक्ट खर्चे जो मटेरियल और वेजेस के अलावा हैं, कुछ भी, मान लो आपने रॉयल्टी पे करी, आपने हायर चार्जेस पे करे प्लांट को यूज़ करने के, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। और इसी तरह जो भी आपने इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिए, जैसे इनडायरेक्ट कोई मटेरियल लग गया, कोई इनडायरेक्ट वेजेस हो गई, कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया मैन्युफैक्चरिंग में, वो सब आपके इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। भाई लुब्रिकेटिंग तेल लग गया, आपने सफाई करवाने के लिए फैक्ट्री में किसी क्लीनर को पैसे दे दिए, या आपने कोई ट्रेनिंग एक्सपेंस कर दिया अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कुछ भी अगर इनडायरेक्ट खर्चा भी हुआ है तो वो भी इसमें आ जाएगा। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट था बाय प्रोडक्ट का। वो तो आपको पता ही है कि भाई मिल्क से मैं तो पनीर बना रहा था, लेकिन वो तो बटर मिल्क अपने आप बन गया, तो हम इस बटर मिल्क को भी कई बार बेच देते हैं और थोड़े बहुत पैसे हमें मिल जाते हैं, तो इसको बोलते हैं अदर ऑपरेटिंग इनकम। सिंपल। बाकी थर्ड कॉन्सेप्ट देख लो, अच्छे से रट लो, ये पता होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनता है, क्या आंसर इसमें निकलता है। वेरी वेरी सिंपल भी है और याद भी रखना है। डेबिट में आपको 4 चीज़ें तो वही लिखनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थे, रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। और एक चीज़ और लिख दोगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो गिवन होगी। बस 5 चीज़ें आ गई डेबिट साइड पर। क्रेडिट में 2 चीज़ें लिखनी है मेनली, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस और बाय प्रोडक्ट अगर वो होगा तो, और वो भी उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू वो दे रखी होगी, नहीं दे रखी होगी तो छोड़ देना। तो आपका एक बैलेंसिंग फिगर बचेगा, बस उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। लेकिन वो बैलेंसिंग फिगर बस ये ध्यान रखना ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर ट्रांसफ़र हो जाएगा बस। बाकी ट्रेडिंग अकाउंट तो एज इट इज़ बनेगा, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से जो ट्रांसफ़र होकर आ गया वो क्रेडिट साइड पर क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स का और सेल्स। बाकी डायरेक्ट एक्सपेंस इसमें कुछ आएंगे नहीं, क्योंकि सारे डायरेक्ट एक्सपेंस तो ऑलरेडी ऊपर चले गए। तो बस इसमें बचेगा आपका आंसर ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद P&L तो 100% सेम है और बैलेंस शीट जो है वो भी 100% सेम है। तो इन्हीं के हमने फॉर्मूले लिख लिए थे। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड या तो ये पूछ सकता है
या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये पूछ सकता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला तो सेम ही है, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट या ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट इसका। तो एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ बस, वो मार्क भी कर लेना और वही करना रिवीजन में। आपकी बुक का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 है, ठीक है। तो बस इसको एक को मार्क करो, एक ही क्वेश्चन करना है और कुछ मत करना, आपका सब खत्म हो जाएगा इसमें। इसमें आपको एक ट्रायल बैलेंस दे रखा होगा, ठीक है। तो इसमें उन्होंने देखो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है जो रॉ मटेरियल का भी है, वर्क इन प्रोग्रेस का नहीं है मतलब ज़ीरो है, और फिनिश गुड्स का भी है, और बहुत सारे आइटम्स दे रखे हैं, है ना। तो हमको बस ये करना था जब हमने क्वेश्चन सॉल्व भी करा था कि भाई कौन सा आइटम देखो बैलेंस शीट में लिखना है ना, वो मार्क कर लिया। कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएंगी। अब जैसे कोल एंड फ्यूल है तो ये तो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होगा, फैक्ट्री का रेंट है ये मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होगा, लेकिन जो जनरल खर्चे हैं, एडवर्टाइजमेंट खर्चे हैं, वो पीएनएल में खर्चे हैं, बैड डेट्स है पीएनएल में जाएगा। तो हमको बस ये मार्किंग करनी थी कि कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, पहले तो ये हो गया। अच्छा, फिर वो आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दे देगा कि भाई प्रोविज़न बना दो, मशीन को डेप्रिशिएट कर दो, एक्रूड कमीशन हो गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई, वो सब ट्रीटमेंट्स। और कंप्लीट 15 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कह देगा कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, ये तीनों बना कर देखो, बैलेंस शीट भी मांग सकता है। तो सॉल्यूशन भी जब हमने करा था डिस्कस, तो देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना, उसमें डेबिट वाली चीज़ें जो थी वो डेबिट में आई, क्रेडिट में हमारा आंसर बच गया 8,08,000। फिर इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे 8,08,000 को? ट्रेडिंग अकाउंट में, और ट्रेडिंग अकाउंट में बाकी चीज़ें नॉर्मल एज इट इज़ आ गई, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 57,000। फिर ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? पीएनएल अकाउंट में। क्रेडिट में सारे इनकम्स आ गए, डेबिट में सारे एक्सपेंसेस आ गए, तो हमारा नेट प्रॉफिट का करके फाइनल आंसर आ गया 24,000। और फिर बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट ये 24,000 कैपिटल में जोड़ दिया, और जो जो चीज़ें बैलेंस शीट में आनी थी वो बैलेंस शीट में आ गई आफ्टर एडजस्टमेंट्स, और बैलेंस शीट जो है फिर वो फाइनली हमारी टैली हो गई। तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है, तो आप इसी को बस कर लेना, तो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, फाइनल अकाउंट वैसा भी और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट?